डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे 12वीं के जीव विज्ञान में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। जनन के चैप्टर में आप अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं और उस अलैंगिक जनन में आपने अन्य विधियों को पढ़ा है, जैसे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन। उसमें एक विधि और भी है जिसका नाम मुकुलन विधि। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि मुकुलन विधि द्वारा जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। यानी अलैंगिक जनन विधि की जो एक मेथड है मुकुलन विधि, उसमें किस प्रकार से जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे आप। सबसे पहले आपको बता दें कि मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवों में होती है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन सरल संरचना वाली तथा निम्न कोटि के सूक्ष्म जीवों में होती है। उनमें से कुछ उदाहरण है, जैसे ईस्ट में, हाइड्रा में, ओविलिया में। इन सभी जीवों में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी ये सभी जीव मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन को संपन्न करते हैं, यानी मुकुलन विधि द्वारा अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अब देखिएगा आप मुकुलन विधि है। यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है, इसमें ईस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन है। ईस्ट द्वारा अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा है? मुकुलन विधि द्वारा। तो यहाँ हम पढ़ा देंगे ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन का प्रदर्शन हमने यहाँ किया है डायग्राम। देखिए ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन का हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर प्रदर्शन किया है डायग्राम के माध्यम से। मुकुलन विधि में जीव किस प्रकार से जनन करता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे चित्र संख्या 1 में, इसमें एक ईस्ट का डायग्राम है। अब देखिए ईस्ट में मुकुल यानी बड उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से समझिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं, मुकुलन विधि होता क्या है उसके बारे में देखिए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में तथा भोजन की पर्याप्त मात्रा के होने पर अति वृद्धि कर लेते हैं, यानी आउटर ग्रोथ कर लेते हैं। और इस आउट ग्रोथ के कारण उनका कोई एक हिस्सा फूल कर बड़ा हो जाता है। एक फूला हुआ यानी अतिवृद्ध किया हुआ हिस्सा बड कहलाता है, जिसे हिंदी में मुकुल कहते हैं। अब देखिए बड बन जाने के पश्चात उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी केंद्रकीय विभाजन होता है। केंद्रकीय विभाजन होने से केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। एक इसमें रह जाता है जीव में और इस दूसरा उसके बड वाले भाग में चला जाता है। उसके बाद फिर एक केंद्रक विभाजित होकर यहाँ चित्र में देखेंगे दो दातन न्यूक्लियाई बनेंगे, यानी दो पुत्री केंद्रिकाएं बनेंगी, एक जीव के भीतर और एक उसके बड के भीतर। उसके उपरांत अनुकूल परिस्थिति के दौरान जब बड और ज्यादा विकसित हो जाता है वृद्धि और विकास करके, तो वह जीव से अलग हो जाता है और इस प्रकार से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ईस्ट का प्रदर्शन इसी प्रकार से किया गया है। यह एक ईस्ट कोशिका है। ईस्ट कोशिका अनुकूल
इसमें एक बड निकल आता है, यानी कलिका उत्पन्न हो जाती है, मुकुल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे इष्ट कोशिका भोजन ग्रहण करके फूल गई। उसके बाद फिर अब यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो गया, यानी केंद्रक का विभाजन शुरू हो गया। अब केंद्रक विभाजित होकर एक जनक में रह जाता है और एक बड़ कोशिका में यानी मुकुल कोशिका में चला जाता है। दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दातर न्यूक्लियाई। अब जो मुकुल होता है, मुकुल वृद्धि करके जनक कोशिका से अलग हो जाता है और अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ स्वतंत्र जीव का निर्माण। एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे। मुकुलन विधि में आएंगे जनक में इष्ट कोशिका भोजन ग्रहण करके तथा अनुकूल परिस्थितियों में फूल जाती है और एक बड़ का निर्माण करती है। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियस दो डाटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है, एक जनक कोशिका में और एक मुकुल कोशिका में रहता है। उसके उपरांत मुकुल कोशिका वृद्धि और विकास करके जनक कोशिका से अलग हो जाती है और दो स्वतंत्र जीवों का निर्माण करती है। इस प्रकार से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन है क्या? अनुकूल तापमान, पर्याप्त भोजन आदि के उपलब्ध होने पर जनक जीव एक बल का निर्माण करता है और एक बल न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप डाटर न्यूक्लियाई बनती है जिसमें दोनों में पहुंच जाता है और फिर जो मुकुल होता है वह वृद्धि करके जनक कोशिका से अलग होकर के दो स्वतंत्र जीवों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन क्रिया संपन्न होती है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुकुलन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है, तो उसके उदाहरण है इष्ट है, हाइड्रा है, ओविडिया है। और इष्ट के बारे में आप जानते हैं, इष्ट कवक है और इष्ट ही एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय कवक है। इस और हाइड्रा में भी इसी प्रकार का जनन होता है, ओविडिया में भी इसी प्रकार का जनन होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जितने भी अलैंगिक जनन की विधियां थी वो हमने आपको बता दिया। अब अलैंगिक जनन से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन की सभी विधियों के पढ़ने के पश्चात हम अब लैंगिक जनन के बारे में शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन में आपने पढ़ा एकल जीव द्वारा नई संतति के उत्पन्न होने की विधि को क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन कभी एकल जीव द्वारा उत्पन्न नहीं होता, इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर तथा मादा युग्मक के आपस में मिलने से लैंगिक जनन संपन्न होता है और लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात वे अपने जनकों के समान तो होती हैं परंतु अलैंगिक जनन की तरह अपने जनकों के समान हूबहू नहीं होती, यानी इसमें क्लोन नहीं बनता। क्लोन का तात्पर्य है आनुवांशिक तौर से पूर्ण रूप से समान होना, लेकिन इसमें आनुवांशिक रूप से पूर्ण रूप से समान नहीं होती, संतानें जरूर कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इसमें देखिए, लैंगिक जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, ध्यान से समझिएगा, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर और मादा दो युग्मकों के आपस में मिलने के पश्चात ही लैंगिक जनन संपन्न होता है।
यानी कि गैमीट्स फ्यूजन कहते हैं। अब इसमें युग्मक संलयन के पश्चात, युग्मक संलयन जब होता है तो उसके पश्चात अब युग्मनज का विकास होता है। इसमें एक प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन किसे कहते हैं, आपने 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा। नर तथा मादा के नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी युग्मक संलयन ही क्या है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब नर तथा मादा एक दूसरे से मिलते हैं तो वह आपस में जब संलयित हो जाते हैं तो उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन। और जब नर तथा मादा एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी मिलने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उस क्रिया को हम युग्मनज कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, दोनों में अंतर है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी युग्मक संलयन। और जब नर तथा मादा एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया जब संपन्न हो चुकी होती है तो इस क्रिया को हम युग्मनज कहते हैं। यानी नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, नर व मादा के मिलने के पश्चात एक रचना बनती है। मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के पश्चात एक रचना बनती है जिसे जाइगोट या युग्मनज। अब जाइगोट बन जाने के पश्चात भ्रूणीय विकास प्रारंभ होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। सभी जीवों में भ्रूणीय विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और उनकी अलग अलग समयावधि होती है। जैसे मनुष्य में 270 दिनों का गर्भकाल होता है, दूसरे जीवों में और अधिक दिनों का भी हो सकता है और कम दिनों का भी हो सकता है। हाथी में 300 दिनों का गर्भकाल होता है। इस प्रकार से भ्रूणीय विकास एवं परिवर्धन की अलग अलग अवस्थाएं और समयावधि होती है, जिसकी चर्चा हम मानव जनन चैप्टर में करेंगे। भ्रूणीय विकास के बाद नई संतति का जन्म होता है। अब जब नई संतति का जन्म होता है तो उसमें भी देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अंड प्रजनक होते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सजीव प्रजनक होते हैं। एनसीईआरटी में यही शब्द काम में लिया गया है, अंड प्रजनक जीव और सजीव प्रजनक जीव, जिसे अंडयुज और जरायुज कहते हैं। इन बातों को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंड प्रजनक जीव कौन कौन से हैं? अंड प्रजनक जीव का मतलब होता है अंडयुज। वे जीव जो भ्रूण को अंडे के रूप में जन्म, यानी जो सीधे बच्चे नहीं पैदा करते बल्कि अंडे देते हैं, ऐसे को हम ओविपोरस यानी अंड प्रजनक या अंडयुज जीव कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से उदाहरण है। सरीसृप यानी सांप, सांपों का जो वर्ग है छिपकलियां हैं, सरीसृप में रखे गए हैं, आप जानते हैं। जो मत्स्य वर्ग है आपका, यानी मछलियां जो हैं ये, और इसके अलावा जो उभयचर है, ये तीनों वर्ग जो सरीसृप वर्ग है, मत्स्य यानी मछलियां है, जो एम्फीबियंस है यानी उभयचर है, ये सब अंडयुज है यानी अंड प्रजनक जीव है। ये सीधे शिशु नहीं पैदा करते हैं बल्कि अंडे देते हैं और उसी अंडे में भ्रूणीय परिवर्धन होता है और भ्रूणीय परिवर्धन के तत्पश्चात नए शिशु, नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा है सजीव प्रजनक जीव।
जिसे कहते हैं जरायुज। जरायुज कौन होते हैं? जो सीधे शिशु को, बच्चे को जन्म देते हैं, वे जरायुज होते हैं। और इनमें आप जानते हैं जितने भी स्तनधारी हैं मैमल्स लगभग सभी जरायुज। जितने भी स्तनधारी जीव हैं जैसे मनुष्य है, बंदर है, कुत्ते है, बिल्ली है, हाथी है, ये सब सजीव प्रजनक है यानी जरायुज। अब आप समझ गए होंगे अंड प्रजनक किसे कहते हैं? जो अल्प विकसित भ्रूण को अंडे के रूप में देते हैं, उन्हें हम अंड प्रजनक या अंडीज प्राणी कहते हैं, जैसे सरीसृप, मछलियां, उभयचर। और जो सजीव प्रजनक है यानी जरायुज, जो सीधे बच्चे देते हैं, वे स्तनधारी प्राणी जैसे हैं, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ये सब सजीव प्रजनक जीव। तो आप जान गए होंगे। अब अगला आपको पूछा जाता है कि प्राइमेट्स किसे कहते हैं और नॉन प्राइमेट्स किसे कहते हैं। नॉन प्राइमेट्स जीव किसे कहते हैं, ये चीजें आपको जाननी बेहद जरूरी है। नॉन प्राइमेट्स वे जीव होते हैं जिनमें जनन प्रावस्था साल वर्ष में एक विशेष ऋतु के समय उत्पन्न होती है, एक विशेष मौसम के समय उत्पन्न होती है। यानी वे जीव जो वर्ष भर जनन करने में समर्थ नहीं होते, बल्कि उनमें जनन क्रिया एक विशेष ऋतु में होती है और उसी विशेष ऋतु में, उसी विशेष मौसम में उनमें ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव के बारे में आपने पढ़ा है 10वीं में। ऋतुस्राव का मतलब है मासिक चक्र। सभी जीवों में वर्ष भर ऋतुस्राव नहीं होते, इसीलिए सभी जीव वर्ष भर जनन करने में समर्थ नहीं होते। और वे जीव जिनमें एक विशेष मौसम या विशेष ऋतु में ऋतुस्राव होता है, उन्हें हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और जब उनमें ऋतुस्राव होता है उसी समय जनन करने में समर्थ होते हैं। यानी एक विशेष मौसम में जो जनन करने में समर्थ होते हैं जो जीव, उन्हें हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। यानी एक विशेष मौसम में जिनमें ऋतुस्राव होता है, जैसे भेड़ है, गाय है, भैंस है, इन सभी में इसी प्रकार का ये सब नॉन प्राइमेट्स में है। अब प्राइमेट्स कौन है? नॉन प्राइमेट्स में हमने बताया गाय है, भैंस है, भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब एक विशेष ऋतु में ही जनन क्रिया के लिए सक्रिय होते हैं। इन्हें एनसीईआरटी में एक शब्द प्रयोग में मौसमी प्रजनक जीव, यानी एक विशेष मौसम के आने पर ही ये प्रजनन क्रिया संपन्न करते हैं। प्राइमेट्स कौन है? प्राइमेट्स में जिसमें वर्ष भर ऋतुस्राव होता रहता है और वे वर्ष भर जनन के लिए सक्रिय होते हैं, ऐसे जीवों को हम प्राइमेट्स जीव कहते हैं। जिसमें मनुष्य है, बंदर है, ये प्राइमेट्स हैं और वर्ष भर इनमें ऋतुस्राव पाया जाता है और वर्ष भर ये जनन क्रिया में सक्षम होते हैं। अब एक चीज और भी यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉन प्राइमेट्स में ऋतुस्राव मध्य चक्र के रूप में पाया जाता है। वहां पर शब्द प्रयोग में लाते हैं मध्य चक्र। मध्य चक्र का मतलब होता है एक निश्चित अवस्था में ही ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, एक निश्चित मौसम में ही उस ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, पूरे साल भर नहीं, वर्ष भर नहीं, बल्कि वर्ष के एक निश्चित ऋतु में, निश्चित मौसम में वही ऋतु आएगी, तभी इसमें ऋतुस्राव होगा, मध्य चक्र प्रारंभ होगा। अथवा
नॉन प्राइमेट्स में विशेष ऋतु में, और इसे विशेष ऋतु में जो होता है उसे मध्य चक्र कहते हैं, जो ऋतुस्राव होता है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें मध्य चक्र पाया जाता है? तो बंदर में, हिरण में, चीता में, गाय में, तो नहीं गाय में, भेड़, मनुष्य में, बंदर में, कपी में, भेड़ में। तो एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मध्य चक्र पाया जाता है? जो ऑप्शन थे वो मनुष्य थे, कपी था, बंदर था और भेड़ था, भेड़ थी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा भेड़, क्योंकि मनुष्य प्राइमेट्स है, कपी भी प्राइमेट्स है, बंदर भी प्राइमेट्स है, क्योंकि इन तीनों में वर्ष भर जनन क्षमता होती है और वर्ष भर ऋतुस्राव होता है, लेकिन भेड़ में मध्य चक्र पाया जाता है। ये नॉन प्राइमेट्स है, विशेष मौसम में विशेष ऋतु में ही जनन चक्र होता है। तो आपने जान गए होंगे। इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन है निम्नलिखित, उसमें ऑप्शन है गाय में, चीता में, हाथी में, बंदर में। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बंदर। गाय